हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट एकेडमी में। प्रतियोगिता दर्पण का पार्ट 4 है ये। पहला क्वेश्चन है, प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, वह किस वंश का शासक था? तो प्रवर सेन जो था वो वाटकक वंश का शासक था। प्रवर सेन वाटकक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वाटक वंश का शासक में संस्थापक का जो नाम आता है वो है विंध्य शक्ति। अभी हाल में ये वंश चर्चा में रहा था। ये इसका मूल स्थान जो है वो विदर और बरार के तरफ यानी महाराष्ट्र में था। और महाराष्ट्र के नागपुर में अभी कुछ दिन पहले पुरातात्विक खुदाई के दौरान कुछ इसके साक्ष्य मिले थे, जिसके कारण ये वंश चर्चा में रहा था। तो ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चंस आने का संभावना है, क्योंकि ये वंश अभी हाल में चर्चा में रहा था। तो याद क्या क्या रखना है यहाँ से, वाटक वंश के संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी था वासिम। राजधानी का नाम क्या था इसका? वासिम। ये वंश का जो कालक्रम का शुरुआत हुआ था वो 255 ईस्वी में हुआ था। वाटकक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो प्रवर सेन प्रथम। प्रवर सेन प्रथम। प्रवर सेन प्रथम ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो 4। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि वो कौन सा ऐसा शासक था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो आंसर होगा प्रवर सेन प्रथम के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। अभी हाल ही में नागपुर में पुरातात्विक साक्ष्य के खोज के दौरान ये वंश चर्चा में रहा था, जहाँ पे एक मंदिर का साथ मंदिर जो पहले से था, नाम है उसका काटेश्वर मंदिर। तो याद रखना है, काटेश्वर मंदिर अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, वाटकक वंश से संबंधित है और वो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन पत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? तो सैन्य विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अकबर के समय कौन था सैन्य विभाग का प्रमुख? मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 3 नंबर, ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था। ऋग्वैदिक काल में शासक का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे पुरोहित। याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में शासक का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी का क्या नाम था? पुरोहित। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? देखिए यहाँ पर लिखा कि पहली बार कब आक्रमण किया था। तो 711 में आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा था। लेकिन उसका सफल आक्रमण जो था वो 712 ईस्वी में था। तो ध्यान रखना है कि सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 711 में। और पहला सफल आक्रमण जो उसका था वो 712 ईस्वी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम की कृति है, यानी गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया पुस्तक है हुमायूं नामा, जिसमें हुमायूं के शासनकाल और अकबर के भी कुछ शासनकाल के बारे में चर्चा किया गया है। और ये पुस्तक जो है गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पे ही लिखी थी। और अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत पर आधारित भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का पूछे या मुगल वंश का पूछे, दोनों का ही आधिकारिक भाषा क्या था? फारसी था। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पंच सिद्धांत, बृहत संहिता और बृहत जातक किसकी रचना है? तो ये सभी जो है वो बरामहीर की पुस्तक है। याद रखना है, बरामहीर की पुस्तक है। कौन सा? पंच सिद्धांत, बृहत संहिता और बृहत जातक। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा शहर, कौन सा नगर है जहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात राजधानी था? तो उज्जैन। अब यहाँ तक गुप्त वंश की दूसरी राजधानी जो था वो उज्जैन ही था। पहला राजधानी पाटलिपुत्र था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे राजधानी बनाया था उज्जैन, जहाँ पे आपका एक कुंभ मेला का भी आयोजन किया जाता है, जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सातवाहन वंश के संरक्षण के रूप में किन 2 महिलाओं का नाम आता है? यानी सातवाहन वंश में वो 2 कौन महिलाएं थी जो अपने वंश का संरक्षण किए थे? तो एक का नाम था नागनिका और एक का नाम था गौतमी। दोनों नाम याद रखना, एक नागनिका और एक गौतमी, जो सातवाहन वंश की 2 महिला थी जिसने उस वंश का संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन का रहा है बौद्ध ग्रंथों में मीनांडर को किस नाम से अभिहित किया गया है। तो मीनांडर को बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद के नाम से चिन्हित किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू हो रहा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 11 नंबर क्वेश्चन करा है किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छे सुविधा की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिए थे। तो जतीन दास लाहौर के जेल में 1929 में कैदियों के लिए अच्छी व्यवस्था की मांग करते हुए उपवास किए और 64 दिन उपवास के बाद उन्होंने अपना जीवन को त्याग दिया। तो याद रखना है कि वो जेल कहाँ पे था, तो लाहौर में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जतीन दास की जो मृत्यु हुई थी 64 दिन के बाद वो कहाँ हुआ था, तो लाहौर के जेल में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में हुआ था। और कितने दिन के बाद हुआ था, तो 64 दिन के बाद हुआ था। आगे 12वां नंबर क्वेश्चन है कि पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या की जिम्मेदार कौन थे। यानी पूना का जो अधिकारी था रैंड, उसकी हत्या किसके द्वारा किया गया था, चापेक बंधुओं के द्वारा कर दिया गया था इसकी हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 13 नंबर इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है। इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा है, लंदन में इसके स्थापना किए थे। नेक्स्ट है सूरसेन का संबंध किस संगठन से है। सूरसेन का संबंध जो है वो इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संबंधित था। सूरसेन एक चटगांव विद्रोह से संबंधित था जो 1930 में ढाका में हुआ था। याद रखिएगा सूरसेन का संबंध संगठन से पूछेगा तो आंसर हो जाएगा इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। जबकि सूरसेन का संबंध किस विद्रोह से था, तो 1930 में घटित चटगांव विद्रोह से था जो ढाका में हुआ था। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किला में मुकदमा चला था। आज़ाद हिंद फौज पे लाल किला में जो मुकदमा चला था वो शहनवाज खान, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल, ये 3 लोग थे। आज़ाद हिंद फौज के 3 अधिकारी कौन कौन, एक शहनवाज खान, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल, ये तीनों पे कहाँ पे चला था मुकदमा, तो लाल किला में। अब यहाँ से कल भी एक क्वेश्चन हम आपको डिस्कस किए थे आज़ाद हिंद फौज से संबंधित कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चलाए गए मुकदमे में वकालत किए थे, तो उस वकालत करने वाले लोगों में नाम दिया गया था। तो एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एक तेज बहादुर सप्रू थे, तो और भी 1-2 नाम था। तो उसमें पूछा गया कि उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर होगा तेज बहादुर सप्रू के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। तो यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था, तो लाल किला में चलाया गया था। किन किन पर अधिकारियों पर मुकदमा चला था, तो शहनवाज खान, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल। आज़ाद हिंद फौज की तरफ से की गई वकालत में अध्यक्षता किन के द्वारा किया गया था, तो तेज बहादुर सप्रू के द्वारा किया गया था अध्यक्षता। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना किसने किया था, तो चित्तू पांडे के द्वारा बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो नागपुर अधिवेशन में 8 अगस्त को पारित किया जाता है। नागपुर अधिवेशन नहीं, 8 अगस्त को तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है और 9 अगस्त 1942 को सभी प्रमुख नेताओं को कैद कर दिया जाता है जेल में, जिसमें महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में रख दिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया जाता है और ये जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ से वो भागकर आज़ाद दस्ता का गठन किए थे। तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार का गठन किसने किया था, चित्तूर पांडे के द्वारा। 1857 के विद्रोह के किस नेता को ढोंडू पंथ बोला जाता है, तो ढोंडू पंथ बोला जाता है नाना साहब को। 1857 का विद्रोह जो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। और 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था, तो बहादुर शाह द्वितीय को लॉर्ड हडसन ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि हडसन दिल्ली से अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जबकि बहादुर शाह द्वितीय भारतीय प्रतिनिधित्व दिल्ली से कर रहे थे। तो हडसन को गिरफ्तार किया था किसने, बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था किसने, तो लॉर्ड हडसन के द्वारा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था, तो बी डी सावरकर के द्वारा कहा गया है।
कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांता कॉलेज, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांता कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राजस्व एवं संविधान से क्वेश्चन से 25 नंबर क्वेश्चन करा है कि 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि प्रयोग के तौर पर पूछ रहा है, ना कि लागू किया गया था पूर्ण रूप से। प्रयोग के तौर पर 1958 में लागू किया गया था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था, जबकि 2 अक्टूबर 1959 को पूर्ण रूप से पंचायती राज यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज को लागू किया गया, राजस्थान के नागौर जिला से लागू किया गया था। लेकिन प्रायोगिक तौर पर पूछेगा तो आंसर होगा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 22 नंबर, संविधान के किस संशोधन के द्वारा गोवा दमन द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया था? तो 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, उसके तहत गोवा दमन द्वीप को भारत का अंग बना लिया। अभी क्वेश्चन यहाँ से आएगा, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को सम्मिलित करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को सम्मिलित करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसकी राजधानी बनाया गया है दमन को। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को सम्मिलित रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद इसकी राजधानी कौन सा शहर को बनाया गया है? तो दमन को। इसमें 3 जिले हैं, दमन और दीप एक था, एक दादर नगर हवेली, 3 जिले इसमें सम्मिलित रूप से बनाया गया है। तो ध्यान रखना इसकी राजधानी कौन सा हो जाएगा? दमन और दीप। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कराए कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्रता बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र होना चाहिए कितना? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। राज्यपाल बनने की भी उम्र सीमा जो है वो 35 वर्ष ही है। और आपका अगर सांसद बनना है तो 25 वर्ष, या विधानसभा का सदस्य बनना है यानी आप लोकसभा का सदस्य बन रहे हैं तो 25 वर्ष, विधानसभा का सदस्य बनना है तो भी 25 वर्ष, मुख्यमंत्री बनना है तो भी 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनना है तो भी 25 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो भी 30 वर्ष। और भी बहुत सारे एज फैक्टर आते हैं क्वेश्चन में। उसके बाद है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, और उसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है। ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और उस बैठक के में शामिल सभी सदस्यों में से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, लेकिन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो सच्चिदानंद सिन्हा ही, क्योंकि अध्यक्ष तो चुने गए, वो भले ही अस्थायी थे लेकिन वो थे तो अध्यक्ष ही। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, ना कि राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि 9 अगस्त के बाद दूसरा जो बैठक होता है वो 11 अगस्त को होता है, और 11 अगस्त को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव होता है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे उद्देशिका प्रस्तुत किया जाता है, जिसे आज प्रस्तावना के रूप में शामिल है भारतीय संविधान में। तो ध्यान रखना है 9 अगस्त को पहली बैठक, 11 अगस्त को दूसरी बैठक, और 13 अगस्त को दिसंबर का महीना है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को। 25 नंबर कराए राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 85 के तहत है। मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन? ओम बिरला। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट करा कि भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु वह मतदान नहीं कर सकता है? तो महान्यवादी अटॉर्नी जनरल जो है वो भारत के किसी भी यानी संसद के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, वो बोल सकते हैं लेकिन अपना मत नहीं दे सकते हैं। जो नाम है क्या, भारत के महान्यवादी, अनुच्छेद 76 में महान्यवादी के बारे में चर्चा है। वर्तमान में इस पद पर के वेणुगोपाल राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था। तो योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। अब योजना आयोग को रिप्लेस करके ले आया गया है नीति आयोग, NITI, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया है योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, जिसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। संघीय मंत्रिपरिषद जो है उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 75(3) के तहत। अनुच्छेद 75(3) के तहत कहा गया है कि संघीय लोकसभा मंत्रिपरिषद जो होगा वो उत्तरदायी होगा लोकसभा के प्रति। किस रीट को जारी करने के उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्यवाही करने से रोक सकता है? तो प्रतिषेध के द्वारा। आपका अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 रीट जारी करता है, जिसका सभी का अर्थ अलग अलग दिया गया है। तो उसे देखेंगे जब पॉलिटिकल साइंस होगा। तो आगे अगला क्वेश्चन है, भारत का भूगोल। करा दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है और ये इसका इक्वेटर यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा जिसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश से बोल सकते हैं, या पृथ्वी पर का सबसे बड़ा वृत्त बोलते हैं, या विषुवत रेखा बोलते हैं। और इसके ठीक ऊपर 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, उसके ठीक नीचे 23.5 डिग्री में मकर रेखा। तो सूर्य की 3 स्थितियाँ, एक स्थिति यहाँ पे, एक इधर में और एक इधर में। जब सूर्य की किरण लंबवत पड़ेगा विषुवत रेखा पर तो दिन और रात बराबर होगा। जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगी तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी होगी, और जब सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी होगी। तो हम उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी कब होती है? तो ये 21 जून को होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी होती है। तो जब दिन इधर में बड़ा होगा 21 जून को, तो इधर की रातें क्या होगी? छोटी। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में उत्तरी गोलार्ध में रातें छोटी होती है किस तारीख को, तो आंसर होगा 21 जून, क्योंकि इधर की रातें बड़ी हुई है 21 जून को, तो दिन बड़ी हुई है 21 जून को, तो रातें इधर की क्या होगी? छोटी होगी। अब इधर में देखिए ठीक इसका उल्टा। अब अगर पूछे कि दक्षिणी गोलार्ध का दिन छोटा किस तारीख को होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा किस तारीख को होगा? जिस दिन इधर की रातें बड़ी होगी उधर में जिस दिन इधर की रातें बड़ी होगी उस दिन उधर की दिन छोटी होगी। तो ठीक उसी प्रकार से आप इसे उलटकर याद कर लीजिए सीधा सीधा। उसी प्रकार से नीचे में पूछा गया था कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। और दिन और रात बराबर कब होगा? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। तो सीधा आपको याद रखना है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा, और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ताशकंद, समरकंद, बुखारा नगर किस देश में है? तो उज्बेकिस्तान में है ये। उसके बाद करा है, कोची किसका जुड़वा नगर है? तो एर्नाकुलम का जुड़वा नगर है कोची। ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी कहाँ है? तो कोटापैक्सी जो है वो इक्वाडोर में स्थित है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टान में किया जाता है? तो ग्रेनाइट की जो गणना है वो अग्नेय शैल में किया जाता है, यानी अग्नेय चट्टान में। मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त यही है, मेरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन करा है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो है वो दामोदर नदी पर है। इसकी शुरुआत 1948 में किया गया था। संसद द्वारा बिल पारित होकर एकमात्र बनाया गया नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। उसके बाद है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नहीं है। सतलज के जगह पर आपका आंसर होगा इसका चिनाब। चिनाब क्या होगा? चिनाब।
उसके बाद कह रहा है कि सूबा की राजधानी कहाँ पे, सूबा की राजधानी फिजी है, ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है ये देश। उसके बाद है कोलंबिया का पठार किस देश में है, कोलंबिया का पठार जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं जैव विविधता। कह रहा है कि पृथ्वी में जिस बिंदु पर सबसे पहले विदीर्ण होता है यानी अचानक टूट फूट होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हाइपोसेंटर बोला जाता है। जहाँ पे सबसे पहले विदीर्ण होता है या फिर टूट फूट होता है उसे कहते हैं विदीर्ण हाइपोसेंटर। 42 नंबर क्वेश्चन करा है कि कौन से प्राकृतिक आपदा हर वर्ष भारतीय लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो बाढ़, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में और पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन करा है कि भूस्खलन के संदर्भ में प्रयोग किया गया शब्द जो कि मूल रूप से गुरुत्वाकर्षण प्रभावी के तहत भूसंग्रहित के नीचे की ओर संरचना से संबंधित है वो है मास वेस्टिंग बोला जाता है उसे, यानी भूस्खलन जो होता है उसे क्या बोला जाता है, मास वेस्टिंग। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा तटीय आपदाओं के विरुद्ध सबसे अधिक विश्वसनीय सुरक्षा बचाव का उपाय हो सकता है, यानी कह रहा है कि जो तट पे वैसा कौन सा हम वृक्ष को लगाएं जो सबसे ज़्यादा हमें बचाव कर सकता है तट को कटने छटने से, तो मैग्रोवा वन जो सबसे ज़्यादा आपका बचाव कर सकता है। नेक्स्ट कर रहा है कौन सा क्षेत्र भूकंप के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में आता है, तो हिंद महासागर, हिंद महासागर बोल रहे हैं, हिमालय का क्षेत्र आंसर होगा इसका। अगर आपका महासागर में पूछे तो आंसर होगा प्रशांत महासागर जो सबसे ज़्यादा आपका भूकंप और सुनामी ग्रस्त क्षेत्र में गिनती आता है। किस वर्ष मुख्यतः दक्षिण पूर्वी एशिया तटीय क्षेत्र में सुनामी आई थी, 2004 में, जिसमें आगे आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। करा पृथ्वी पर आने वाले कुल भूकंपों की तुलना में पृथ्वी के प्लेटों की सीमाओं और परिस्थिति भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले भूकंपों का अनुपात प्रतिशत कितना होता है, तो 90% होता है। सुनामी किन कारणों से उत्पन्न होता है, तो महासागरों में शक्तिशाली भूकंप एवं भूस्खलन के कारण सुनामी उत्पन्न होता है। भूकंप का ही बढ़ा हुआ भूकंप जब समुद्र में आता है तो उसी का नाम सुनामी है, सीधा समझिए। कोई जीव किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए कितना उपर्युक्त है को क्या कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है। कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि बिहार दरोगा के पेपर में पूछा गया था एक, तो याद रखना है कि कोई भी जीव किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए कितना उपर्युक्त है वो क्या कहलाता है, तो वो अनुकूलन कहलाता है, यानी उसके अनुकूल वहाँ का वातावरण है या नहीं। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, करें कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी के किस क्षेत्र पर की जाती है, तो कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा जो है वो अभिदत्त पूंजी पर, यानी कितना उसका पूंजी है उस पर किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा का राजस्व सरकार को मिलता है, तो वो टेलीफोन सेवा में। 53 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ पे है, चीनी संस्थान कहाँ पे है, तो कानपुर में है। किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो बंध पत्र का प्रयोग किया जाता है। किन्हीं भी दो पक्षों के बीच कोई ऐसा लिखित समझौता हुआ है तो उसे हम बंध पत्र कहेंगे। त्रुटि घाटे के बजट को करेंसी नोट छाप कर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है, तो इसे मुद्रास्फीति बोलते हैं। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है जब आयात की मात्रा निर्यात की मात्रा से अधिक हो। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किन माध्यमों से जमा होता है, तो उत्पाद शुल्क के द्वारा सर्वाधिक जमा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया गया है, तो भारत में विदेशी विनिमय कोष में विदेशी मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा और एसडीआर को शामिल किया गया। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। एशिया का प्रथम व्यक्ति कौन है जिसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था, पहले भारतीय भी हैं ये। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था बोलते हैं, तो उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था बोलते हैं। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है, तो आप जानते हैं अगर ये सन है, उसके बाद बुध, उसके बाद
शुक्र, उसके बाद बुध शुक्र पृथ्वी, देन मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आप देख लीजिए तीसरे नंबर पर पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी। नेक्स्ट कर रहा है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, इसे छोड़ते हैं आगे। 63 नंबर कर तारों और सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। आपको पता है कि नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य और तारों में मुख्यतः ऊर्जा होता है। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम का प्राप्त किया था, तो मैडम क्यूरी के द्वारा जो रेडियम का अयस्क निकाला गया था वो पिच ब्लेंड के द्वारा। रेशम के कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे के पत्तियों का प्रयोग करते हैं, तो शहतूत का। नेक्स्ट है खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है, तो खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है ध्रुवन किस प्रकार के तरंग का गुण है, तो ध्रुवन जो है वो अनुप्रस्थ तरंग का गुण है, यानी वो प्रकाश का एक गुण है ध्रुवन। क्योंकि अगर प्रकाश को हम किसी खास बिंदु पर भेजना चाहें तो हम उसे किसी खास बिंदु तक भेज सकते हैं, लेकिन ध्वनि को हम किसी भी खास बिंदु के पास नहीं भेज सकते हैं। ध्रुवन ही वो कारण है जिसके कारण प्रकाश और ध्वनि में अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य का अंतर पैदा करता है। नेक्स्ट कर रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक निकटतम तारा कौन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा हो जाएगा, सूर्य। और सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रैक्सिमा सेंचुरी। धातुओं के विद्युत का सुचालक होने का कारण क्या है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण धातु जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर होता है किंतु वजन में उससे आधी होती है, टाइटेनियम। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाफ नेशन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो हाफ नेशन शब्द कुश्ती से संबंधित है। मिक्स डबल शब्द का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से भी है, टेबल टेनिस से भी है और टेनिस से भी है। उसके बाद है दिवंगत पॉली उमरगर किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, तो वो क्रिकेट से थे। इस नाम से एक ट्रॉफी भी दी जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिया जाता है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी, यूनान में हुआ था, 776 ईस्वी पूर्व में हुआ था, लेकिन बंद कर दिएगा, फिर से हुआ 1896 ईस्वी में पियरेडी कुरबाटी के द्वारा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओलंपिक खेल कितने समय के अंतराल पर आयोजन किया जाता है, तो ओलंपिक खेल का आयोजन 4 वर्ष पर होता है। 2020 में होना था टोक्यो में, कोरोना के कारण ये कैंसिल हो गया, अब 2021 में होगा और टोक्यो में ही इसका आयोजन किया जाएगा। इधर कैरेंट है। नेक्स्ट कंप्यूटर से कह रहा है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल व्यास किस यूनिट में मापा, यानी फाइबर ऑप्टिकल का जो व्यास है वो किस यूनिट में मापा जाता है, माइक्रॉन्स में मापा जाता है फाइबर ऑप्टिकल को। 6 डिस्क वाले एक 2 तरफ चुंबकीय डिस्क पैक समानांतर सतहों की उपयोग किया जाता है, तो 10 सतहों के उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क दोनों तरफ से कोडिंग किया जाता है। हार्ड डिस्क जो होता है वो मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड से कोटिंग किया जाता है हार्ड डिस्क को। नेक्स्ट कह रहा है 1 गीगाबाइट कितने संतुलन के बराबर होता है, तो 224 मेगाबाइट के बराबर होता है 1 गीगाबाइट। कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ पे सुरक्षित होता है, तो कंप्यूटर को चालू करने का निर्देश जो है वो रोम में सुरक्षित होता है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 86 नंबर, कंप्यूटर वायरस साधारणतः स्वयं को दूसरे कंप्यूटर से अटैच कर लेते हैं, यह प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है, तो होस्ट प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है जो एक दूसरे को अटैच कर लेते हैं। SMPS का पूरा नाम क्या हो जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या हो जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। कौन सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे अधिक मांग वाला कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर को ऐसा बोला जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करना, डाटा को यानी कंप्यूटर द्वारा इंफॉर्मेशन को परिवर्तित करता है, तो हम जिस डाटा को देते हैं उसे वो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। पास्कल क्या है, पास्कल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। नेक्स्ट है बाल शिक्षा, तो ये हम लोग का काम का नहीं है। आते हैं आगे विविध पे। कह रहा है कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो 26 जनवरी 1950 को आप जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। लेट्स मेक थिंक बेटर किस कंपनी का विज्ञापन है, तो फिलिप्स कंपनी का ये विज्ञापन है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है।
विनोबा भावे के द्वारा पवनार आश्रम की स्थापना किया गया था किस राज्य में? महाराष्ट्र में 1940 में। लड़ो उड़ो हारमोन किसे कहा जाता है? तो एड्रेलिन को बोला जाता है। पूर्वी तिमोर संयुक्त राष्ट्र का 191वां देश बना, ये इसकी राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली। रामचरितमानस में सुंदर कांड के ठीक पहले और ठीक बाद आने वाला कांड को क्या कहते हैं? तो सुंदर कांड से पहले किष्किंधा कांड होता है और उसके बाद होता है लंका कांड। आयोडीन कृत नमक में आयोडीन किस रूप में होता है? तो आयोडीन जो होता है वो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में होता है आयोडीन कृत नमक में। नेक्स्ट कर रहा है कि डी बियर्स कंपनी जो है, डी बियर्स जो कंपनी है वो किसका व्यापार करता है? तो डी बियर्स कंपनी जो है वो हीरे का व्यापार करता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स का नाम किस युद्ध से संबंधित है? वो क्रीमिया युद्ध से संबंधित है। 1854 में ये युद्ध हुआ था, क्रीमिया युद्ध, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध इसी युद्ध से, क्रीमिया युद्ध से है। यह एक नर्स थी। इतिहास में प्रसिद्ध जालियांवाला बाग किस राज्य में है? तो ये अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसका 2019 में 100 साल पूरा हुआ है। बांग्लादेश के संसद को क्या बोलते हैं? तो बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद बोलते हैं, जबकि राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं किस देश के संसद को? तो नेपाल के संसद को। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके पुस्तक है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नेक्स्ट कर रहा है सांची किस काल के मूर्ति कला का निरूपण है? तो सांची जो है वो अशोक के समय का तो है, लेकिन वो बौद्ध कला का, मूर्तियों कला का निरूपण करता है। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? तो नाजीवाद का मुख्य संस्थापक था एडोल्फ हिटलर। अमीर खुसरो किसके शासनकाल के दरबारी थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो था। पीसा का झुका मीनार किस देश में है? तो पीसा का झुका हुआ मीनार जो है वो इटली में है। तो ये था इस प्रकार से आपका प्रतियोगिता दर्पण का पार्ट 4, और कल हम लेकर आएंगे आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण का पार्ट 5। और बहुत ही जल्द अब हम लूसेंट को भी शुरू कर रहे हैं, और कुछ लूसेंट को हम पढ़ा लेंगे, उसके बाद हम क्यूज को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे दिए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।